व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर शगी साइनिंग इन। और यार मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का टेक ओवर नहीं हो गया, साली सीबीआई की रेड हो गई। हर दिन कुछ ना कुछ एक नया टोटका निकलता है और साली खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब ऐसी सी कहानी हो गई है कि हर दिन कुछ ना कुछ एक नया लोचा देखने को मिलता है, चाहे वो ओनर्स के साइड से हो, चाहे वो मैनेजर के साइड से हो, चाहे वो नए जो ओनर्स आने वाले उनके साइड से हो, चाहे साली गवर्नमेंट की कुछ कहानी हो जाती है। कुछ ना कुछ हर दिन नया लफड़ा लगी रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के टेक ओवर में। और बिलीव मी, जब ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई थी, पिछले नवंबर की कहानी है, सोचो 7 महीने होने जा रहे हैं इस पूरे टेक ओवर को। इतने साली इतनी तो कोई मतलब टीवी सीरियल, एकता कपूर की सीरियल नहीं चलती है इतनी जितनी ये कहानी चल रही है। और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुई थी तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि अब आखिरकार हमें ग्लेजर्स वापस छोड़ने को दिखेंगे, कि ग्लेजर्स बाहर जा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से और शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ग्रोथ लेगी। बट द थिंग इज, आने वाले पिछले 4 महीनों में जो कहानी ऐसे डाउनवर्ड की तरफ हुई है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो जाती है। और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कि क्यों आखिर टेक ओवर का कहानी जल्दी खत्म करना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ज़रूरी है। और हम ये चीज़ पर हम लोग रेगुलर बात करते हैं कि देखो, ट्रांसफर मार्केट में कूदना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ओनरशिप से पैसा नहीं आएगा और आपके पुराने प्लेयर्स नहीं बिकेंगे। बट वो थोड़ी बात की कहानी है, ओनरशिप की कहानी सबसे पहले आती है। और ऐसे में ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा हेडेक की बात है अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे तो। बट कुछ समय से ऐसी न्यूज़ जल्दी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट होने लगी कि शेख जसीम बिन अब बहुत ज़्यादा फ्रंट रनर्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को टेक ओवर करने के लिए। खैर काफ़ी समय से ही चलती आ रही है ये न्यूज़। बट द थिंग इज, कल फोर्ब्स की एक रिपोर्ट ने ये चीज़ तो दावा कर दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फ्रंट रनर्स अब शेख जसीम बिन हैं। और उन्होंने ये चीज़ तो मान ली है कि 6 बिलियन की जो उनकी बिड थी वो चीज़ अब खत्म है, दैट्स दी एंड। और ग्लेजर्स अब इस चीज पर अपना थप्पा भी मार देंगे। और सेकंड जो बात आती है वो है जिम रैटक्लिफ की। और जिम रैटक्लिफ अभी उतने ज्यादा कोई पोजीशंस में है नहीं कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टेक ओवर सोली ले सके। और द थिंग इज, अब ग्लेजर्स को जो शेख जसीम बिन वाली कहानी है वो अब ज्यादा बेटर लग रही है रादर देन सर जिम रैटक्लिफ। अब बिलीव मी, ये सब सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूज है। और न्यूज देखो, न्यूज कोई भी कहानी होती है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर थोड़े से बताने की कोशिश करती है, बट बैक एंड में बिलीव मी अभी शेख जसीम बिन फ्रंट रनर्स हैं, जो कि अभी जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से। द थिंग इज, अब आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की टेक ओवर के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रांसफर मार्केट की कहानी, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और देखो, पैसा है नहीं, आप मार्केट में कूद नहीं सकते बिना पैसे के। और ऐसे में आपके पास जो कचरा भर रखा है उसको आपको हटाने का सबसे अच्छा चांस है। बट द थिंग इज, बिके तब तो कोई बिकना ही नहीं चाहता। बिकना चाहता भी है तो उसे कोई खरीदना नहीं चाहता। द थिंग इज, अब ऐसे ऐसे प्लेयर्स हमारे पास भर रखे हैं पिछले 10 साल में कि उन पर कोई जल्दी पैसा लगाना नहीं चाहेगा। और पैसा अगर लगाना भी चाहेगा तो कोई बहुत भारी अमाउंट नहीं लगाना चाहेगा। तो ऐसे में उनको बेचना हेडेक बना हुआ है। जब तक उनको बेचोगे नहीं, नए प्लेयर्स आप साइन नहीं कर सकते, क्योंकि ना आपके पास स्पेस है और ना आपके पास पैसा है। तो ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड का इस समर ट्रांसफर विंडो में बहुत ज्यादा मगज हो रहा है। और इतने में अगर गोलकीपर्स की बात कर लो तो डेविड डेया की कहानी अभी वैसे ही फंसी हुई है। डेविड डेया के साथ इन्होंने क्या करा कि डेविड डेया को पहले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया, थोड़े से कम वेजेस थे, वो कहानी अलग थी, तो उस पर डेविड डेया ने साइन कर दिया। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के तरफ से कोई भी एक्सेप्टेंस अभी तक आई नहीं। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फाड़कर फेंक दिया, तब जब डेविड डेया उसको साइन कर छुट्टी पर चला गया था। और अब जब वापस से ये कहानी उठी है तब मैनचेस्टर यूनाइटेड उससे भी कम सैलरी पर डेविड डेया को अब ऑफर देना चाहती है। और द थिंग इज, अब उससे भी कम ऑफर में जो डेविड डेया अब उस जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो द थिंग इज, डेविड डेया हो सकता है, तुम देख सकते हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड में रुकेगा। बट जो सेकंड सबसे बड़ा ऑप्शन था वो था आंद्रे ओनाना का। और अभी कुछ 1-2 दिनों में ये न्यूज़ आई है कि आंद्रे ओनाना पर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड बेड मार सकती है और अपनी पहले बेट डाल सकती है। तो ऐसे में अब आंद्रे ओनाना की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है।
बट द थिंग इज, क्या आंद्रे ओनाना आना चाहेगा इतने बड़े मैच में, और क्या एरिक टेन हैग आंद्रे ओनाना को नंबर 1 थाली देगा? और बिलीव मी, सबसे बड़ा मुद्दा अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए यही है। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के सेकंड अपडेट पर, जो कि है आर्सेनल के तरफ से। और देखो, आर्सेनल के लिए अभी बहुत बड़ा मूवमेंट है, चाहे वो उनके क्लब की बात करो, चाहे वो हिस्ट्री की बात करो, और चाहे उनके फ्यूचरिस्टिक पर्पज से बात करो, सब के लिए आर्सेनल के लिए अभी बहुत बड़ा मौका है। तो अगर तुम आर्सेनल के फैन हो तो तुम्हें डेफिनेटली प्राउड होना चाहिए अपने क्लब पर, बिकॉज जिस तरीके से पिछले 1-2 सालों में आर्सेनल ने जो राइस पकड़ी है वो डेफिनेटली देखने लायक है। और द थिंग इज, आर्सेनल ने जो बिड मारी डेक्लान राइस के लिए, देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि आर्सेनल के लिए डेक्लान राइस इज अ मच मच बेटर बूस्ट। तो ऐसे में अब आर्सेनल ने जो बिड मारी डेक्लान राइस के लिए वो खुद में ही बहुत बड़ी बिड थी। 105 मिलियन की बिड आर्सेनल के लिए भी रिकॉर्ड बिड थी, ब्रिटिश रिकॉर्ड बिड थी। और ऐसे में डेक्लान राइस के लिए जो उन्होंने अपना मोटिव दिखाया है, जो उन्होंने अपने एग्रेशन दिखाया है डेक्लान राइस की तरफ, वो सच में काबिल तारीफ है। और ऐसे में डेक्लान राइस का आना आर्सेनल के लिए डेफिनेटली मच मच गुड न्यूज़ है। तो ऐसे में अगर तुम आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से बात करो तो उनको कॉन्फिडेंस है कि डेक्लान राइस आर्सेनल आएगा। अगर तुम वेस्ट हैम के पर्सपेक्टिव से बात करो तो वेस्ट हैम को ऑलरेडी 100 मिलियन की बिड चाहिए थी डेक्लान राइस के लिए, वो उन्हें मिल चुकी है। और एक चीज तो है कि मैन सिटी भी अब इस रेस में बहुत ज्यादा है नहीं, तो इसलिए वेस्ट हैम भी अब एक चीज को पकड़कर चल रही है कि आर्सेनल को ही बेचना है उन्हें, डेक्लान राइस को। और अगर डेक्लान राइस के पर्सपेक्टिव से बात करो तो डेक्लान राइस इस चीज पर कोई बहुत ज्यादा सोच ही नहीं रहा है, उसके पहले ही एक्सेप्टेंस है पर्सनल टर्म्स की आर्सेनल के साथ। तो ऐसे में डेक्लान राइस तो यही सोचेगा कि वो आर्सेनल चला जाए, क्योंकि उसके लिए भी मच बेटर टीम होगी आर्सेनल। तो ऐसे में अब आर्सेनल के अगर तुम सोच रहे हो, अगर तुम आर्सेनल फैन हो, ये चीज सोच रहे हो कि नेक्स्ट सीजन तुम अगेन टाइटल के लिए चार्ज करना चाहते हो, तो ये डेफिनेटली समर ट्रांसफर तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़ा न्यूज है। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं इसके थर्ड अपडेट पर, जो कि है बार्सिलोना की तरफ से। और बार्सिलोना फैंस के लिए अभी बहुत ठंडा गर्म वाला हिसाब चल रहा है। देखो, ठंडा हिसाब तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कहानी सिचुएशन, मॉनेटरी सिचुएशंस क्या चल रही है, बट गर्म वाला हिसाब ये था कि डेफिनेटली जो तुम्हें बिड मिला है, जो तुम्हें प्लेयर मिला है फोकट में, इके गुंडोगन, उसको मतलब वो ऐसी डील थी जो तुम निकाल ही नहीं सकते। और ऐसे में वो बंदा जो अभी लिटरली मैन सिटी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आ रहा है, वो तुम्हें फोकट में मिल जाए, इससे बेटर और न्यूज़ क्या हो सकती है। और ऐसे में जो सेकंड ठंडा वाला हिसाब है वो है फ्रैंक केसी को लेकर। फ्रैंक केसी का देखो हिसाब सिंपल सा है, सऊदी से ऑफर मिली है, अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है अभी एट दिस पॉइंट, तो इसीलिए अमाउंट पर बात नहीं करेंगे, बट सऊदी से ऑफर मिली फ्रैंक केसी को। और फ्रैंक केसी का भी ऐसा हिसाब है कि वो बार्सिलोना को छोड़कर जाना चाहता है, बिकॉज अगर शावी के पर्सपेक्टिव से बात करो तो वो फ्रैंक केसी को बहुत ज्यादा मौका देता नहीं है। और द थिंग इज कि फ्रैंक केसी उसके प्लान में फिट भी नहीं बैठता है। तो ऐसे में अब शावी का तो ये मानना है कि फ्रैंक केसी को बार्सिलोना छोड़कर चला जाना चाहिए, और फ्रैंक केसी की तरफ से भी अगर तुम बोलोगे तो उसको बार्सिलोना छोड़ना है। बट उसके हिसाब से ये पर्सपेक्टिव है कि सऊदी का जो पैसा है वो फ्रैंक केसी उसको डायरेक्ट मिले, ना कि बार्सिलोना को मिले। और इसीलिए द थिंग इज, बार्सिलोना को फ्रैंक केसी एज अ फ्री एजेंट छोड़ना चाहता है, ताकि जो भी पैसा है वो सऊदी फ्रैंक केसी को दे दे, ना कि बार्सिलोना को दे। तो जिस पर बार्सिलोना ने डेफिनेटली, तुम जानते हो कि क्वेश्चन उठाया ही उठाया, तो फ्रैंक केसी को फोकट में तो नहीं जाने देंगे। द थिंग इज, सऊदी का पैसा बार्सिलोना ही रखेगी, और तब फ्रैंक केसी की डील तुम्हें बहुत ज्यादा आगे देखने को मिल सकती है। बट और अगर तुम गर्म वाला हिसाब थोड़ा सा देखोगे बार्सिलोना का, तो ये चीज तो है कि बार्सिलोना को पैसे मिल रहे हैं, बट इस चीज को वो, इस मूवमेंट को वो कैसे ग्रैब करती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह रखी कि कतर के एक क्लब है, उनके तरफ से बार्सिलोना को एक ऑफर आई है कि वो बार्सिलोना का नाम यूज करना चाहता है, और उसके बदले में वो 109-110 मिलियन के आसपास की जो अमाउंट है वो पर सीजन पे करेंगे बार्सिलोना को, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी बात है। और अगर बार्सिलोना ये चीज लेती है तो बार्सिलोना के लिए जो उनकी जो ट्रांसफर टैक्टिक्स है वो बहुत ज्यादा सुधर जाएगी, और जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं उन पर एक फुल स्टॉप भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क या कॉमा भी लगा सकती है कुछ समय के लिए बार्सिलोना। तो ऐसे में अब जो 110 मिलियन है वो डेफिनेटली बार्सिलोना को हेल्प करेंगे, बट इसके रिगार्डिंग बार्सिलोना के फैंस का बहुत ज्यादा ही डबल मोटो चल रहा है। पहला एक वो बट चुके हैं दो हिस्से में। एक पार्ट बोलता है कि बार्सिलोना को ये चीज नहीं करना चाहिए, उनके एथिक्स के खिलाफ है। दूसरा पार्ट बोलता है कि बार्सिलोना को डेफिनेटली ये करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया ये चीज कर रही है। और अब अगर करंट सिनेरियो की बात करोगे तो पूरी दुनिया पैसे के पीछे ही भाग रही है यार। और द थिंग इज, पैसा जब तक नहीं होगा आप अपनी टीम को सुधारोगे कैसे? द थिंग इज, बार्सिलोना को पैसा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए।
अब अगर तुम बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बार्सिलोना अभी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे रही है, थोड़ा सा समझने का ट्राई कर रही है, बट द थिंग इज तुम्हें ये चीज़ देखने को मिल सकता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये एक्सेप्टेंस, इस चीज़ को वो एक्सेप्टेंस दे देंगे। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि बार्सिलोना को ये 110 मिलियन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर वो सही टाइम पर ग्रैब करते हैं। तो क्या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स साइनिंग आउट।